प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल कम्युनिकेशन हायर एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉप क्वेश्चन रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 जो यूजीसी नेट जीआरएफ 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट लाइक कमेंट शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है अस्पष्टता का प्रकार और इधर है वर्णन लिस्ट 2 में। ए में लैंग्वेज, बी रिलेशनशिप, सी कम्युनिकेशन, डी कल्चरल। वर्णन है आपका डिफरेंट इथिकल नेशंस, अनसर्टेन आंसर। सी है आपका कॉम्प्लेक्स आइडियाज और डी है बिकॉज ऑफ टाइम टर्म वर्ड्स। इसको मिलाना है। ये रहा आंसर, ये तो हिंदी खोज रहा था। चलिए, तो लैंग्वेज का आपका क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ टाइम टर्म वर्ड्स। ए फॉर रिलेशनशिप, चलिए यहाँ देखा जाए। लैंग्वेज आपका हो गया ए फॉर, और रिलेशनशिप आपका आ गया अनसर्टेन आंसर, और कम्युनिकेशन आपका हो गया कॉम्प्लेक्स आइडियाज, और कल्चरल डिफरेंट इथिकल नेशंस। ए 4 बी 2 सी 3 और डी 1 है जो ऑप्शन बी की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपको आंसर दिख गया। जब संप्रेषण निर्देशों के रूप में अधोगामी होता है तो उसे क्या माना जाता है। ए पार्श्विक संप्रेषण, बी संपार्श्विक संप्रेषण, सी औपचारिक संप्रेषण और डी बाह्य संप्रेषण। इंग्लिश है, व्हेन कम्युनिकेशन इज टॉप डाउन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज लैटरल कम्युनिकेशन, कोलेटरल कम्युनिकेशन, सी ऑफिशियल कम्युनिकेशन और डी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, सीधा सा जवाब है कि यहाँ संप्रेषण जो है अधोगामी यानी नीचे की ओर बातें हो रही है। जैसे कि स्कूल में या कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं वो सीधे डायरेक्ट किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, अधोगामी या नीचे की ओर हो रहा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए तीसरा पढ़ें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, हर प्रकार के संप्रेषण में र की उपस्थिति होती है। कथन 2 है, संप्रेषण से निरहुआ को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता पर उसे कम किया जा सकता है। इंग्लिश इसकी है, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन्स नॉइज। और स्टेटमेंट 2 करा, नॉइज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस्ड। निरहुआ नहीं संप्रेषण को, चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए बी सी डी के दिया गया विकल्प है। तो यहाँ जो है हर प्रकार के संप्रेषण में र की उपस्थिति होती है। कथन पूर्णतः सही है। और संप्रेषण को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। ये कथन भी आपका पूर्णतः सत्य है। नॉइज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस्ड। दोनों कथन हमारा सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान आपको। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर।
मीडिया द्वारा उत्तम लोक सेवा संप्रेषण के मानदंड है। ए, श्रोताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया की सीमा। बी, व्यक्तिनिष्ठ झुकाव। सी, समान व्यवहार। डी, विद्वेष का परिहार। और ई है तथ्यों का मत से पृथक करना। इंग्लिश है द क्राइटेरिया फॉर गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन बाय मीडिया आर। ए, लिमिट ऑन ऑडियंस एक्शन एंड रिएक्शन। बी, सब्जेक्टिव स्लैंट। सी, इवन हैंडनेस। और डी, ऑडियंस ऑफ रैंकर। ई, सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम। चार का क्या होगा? लोक सेवा संप्रेषण पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का क्या मानदंड है? तो व्यक्तिनिष्ठ झुकाव ये लोक सेवा के लिए नहीं होगा, सीधा सा है कि हाँ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। श्रोताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया की सीमा, यहाँ लोक सेवा जो प्रचारित प्रसारित होता है तो श्रोता की प्रतिक्रिया का परवाह नहीं करता। समान व्यवहार ये सही है आपका। विद्वेष का परिहार होगा। तथ्यों को मत से पृथक करना, यानी सी, डी और ई ये मीडिया के द्वारा से है। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है प्राचीन काल से ही भारत अधिगम का केंद्र रहा है। कथन 2, भारत में अधिगम के उद्गम के बारे में परस्तर अभिलेख, ताम्र अभिलेख, तारपत्र अभिलेख और ग्रंथ हैं। क्या होगा? तो यह हमारा दोनों कथन सही है। प्राचीन काल में भारत अधिगम का केंद्र रहा है और यहाँ जो उसका उद्गम हुआ है अधिगम का, वह परस्तर अभिलेख, ताम्र अभिलेख और तार अभिलेख ग्रंथ में है। दोनों कथन हमारा सही है। ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है संप्रेषण का चक्रीय प्रतिरूप प्रतिरूपी के पक्ष में नहीं होता है। कथन 2 है संप्रेषण के रेखीय मॉडल में से संप्रेषण की सत्यता अपेक्षित होती है और इससे तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सुविधा होती है। इंग्लिश है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यह कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है आपको द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट फेवर फीडबैक। स्टेटमेंट 2 द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिमांड्स कम्युनिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनेबल्स इमीडिएट फीडबैक। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। क्या होगा? तो यहाँ हमारा दोनों कथन गलत है। कथन 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। संप्रेषण का चक्रीय प्रतिरूप, चक्रीय का मतलब जहां से चालू हुआ वहां से तो खत्म होगा तो यहाँ तो फीडबैक प्राप्त हो जाता है। फीडबैक तो जब यहाँ फीडबैक प्राप्त होता है पक्ष में नहीं होता है, कहीं ना कहीं गलत है। संप्रेषण के रेखीय मॉडल में संप्रेषण की सत्यता अपेक्षित होती है और इससे तत्काल प्रतिपुष्टि, तो यहाँ पर तत्काल एक पक्ष से ही गया, यहाँ फीडबैक की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए यहाँ दोनों कथन आपका गलत है। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। जनसंचार माध्यम अधिकांशतः संचालित होते हैं। ए व्यक्तिगत क्षेत्र में, बी नौकरशाही क्षेत्र में, सी सार्वजनिक क्षेत्र में, डी नैतिक क्षेत्र में। मास मीडिया मोस्टली ऑपरेट्स इन ए पर्सनल स्फीयर, बी ब्यूरोक्रेटिक स्फीयर, सी पब्लिक स्फीयर और डी है इथिकल स्फीयर। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो ये सीधा सा है कि जन संचार मास मीडिया, तो यह कहाँ जाएगा आपको? तो ये पब्लिक स्फीयर में। ऑप्शन सी की ओर है। सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। मिस्टर क्यू अपने विद्यार्थियों के लिए संजीव लाइव मतदान एवं प्रतिपुष्टि के लिए एक उपकरण बनाना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? ए मेंटीमीटर, बी स्क्रीन कास्टोमेटिक, सी पैडलेट, डी पोली एवरीवेयर और ई है बुक
क्रिएटर। English है Mr. Kim wants to create a live polling and feedback tool for his students in this context. Which following would be most suitable? A. Mentimeter. B. Skin Customatic. C. Padlet. D. Poly Everywhere. E. Book Creator. क्या हो जाएगा हमारा 8 का? तो यहाँ जो है आपको मेंटीमीटर और पॉली एवरीवेयर यानी ए एंड डी यही हमारा सही होगा। ऑप्शन सी की ओर है। यह रहा आपका सही आंसर का मिलान, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। स्वविनियमित अधिगम द्वारा अनुपालित विभिन्न सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए. लक्ष्य निर्धारित करना। बी. कार्य का विश्लेषण करना। सी. अधिगम को अनियमित करना। डी. योजनाओं को आविष्कृत करना। ई. युक्तियां एवं कार्यनीतियां अधिनियमित करना। इंग्लिश है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग? ए. सेटिंग गोल्स। बी. एनालिसिस द टास्क। सी. रेगुलेटिंग लर्निंग। डी. डिवाइडिंग प्लान। ई. इनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? इसमें पूछा जा रहा है सोपान यानी स्टेप बाय स्टेप, इसका सीक्वेंस में क्या होगा? तो जहाँ कहीं हमें सीक्वेंस में लाना हो तो सबसे पहले क्या करना होता है? एनालिसिस। जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हमारे स्वतः ही हमें प्राप्ति की ओर आंसर मिलता है। तो विश्लेषण हमारा कहाँ है? बी की ओर है। कार्य का विश्लेषण करना, एनालिसिस द टास्क। तो ऑप्शन हमारा बी की ओर है, सी की ओर है, बी यहाँ आ रहा है। तो सही हमारा क्या हो जाएगा? बी से शुरू हो जाएगा बी, उसके बाद लक्ष्य हो जाएगा, पुनः आपका योजना का आविष्कृत करना हो जाएगा, उसके बाद होगा युक्तियां एवं कार्यनीतियां और अंत में आपका सी है अधिगम को विनियमित करना यानी रेगुलेटिंग लर्निंग। ऑप्शन सी हमारा है। ये रहा सही आंसर का मिलन, बी ए डी सी क्रम से है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। एमआईडीआई का मतलब है, एमआईडीआई स्टैंड्स फॉर ए मल्टीमीडिया इंटरफेस डाटा इंटरचेंज, बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन डिजिटल इंटरफेस, सी मल्टी इंटरफेस डाटा, डी मीडिया इंटरचेंज फॉर इंटरफेस। क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन बी की ओर होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए इसका सही मिलान देख लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर फटाफट। शिक्षण के निम्नलिखित स्तरों में से किसमें उच्चतम चिंतन कौशल क्रम समाविष्ट है? ए स्मरण स्तर, बी बोध स्तर, सी प्रतिवर्त स्तर, डी सभी स्तरों में समान चिंतन कौशल समाविष्ट होते हैं। इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स? ए मेमोरी लेवल, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल और डी है ऑल लेवल्स इन्वॉल्व सिमिलर थिंकिंग स्किल्स। सीधा सा सवाल है कि उच्चतम जो है कहाँ हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्टिव में, रिफ्लेक्टिव स्किल में। यहाँ इस जहाँ है हमारा प्रतिवर्त स्तर, यहाँ हम चिंतन करते हैं। मेमोरी में रट्टा मार होता है, अंडरस्टैंडिंग में ये सिर्फ उदाहरण की बातें होती है। सही विकल्प का आंसर हमारा सी होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। यदि राम एक विशेष विषय में कुछ संकल्पना को समझने में समर्थ नहीं है और वह विषय में सतत रूप से निम्न कार्य से निष्पादन कर रहा है तो उसकी कठिनाइयों के कारण का पता लगाने है तो कौन सा मूल्यांकन परीक्षण संचालित करना होगा? ये स्थानांतरण मूल्यांकन, बी निदानात्मक मूल्यांकन, सी संज्ञानात्मक मूल्यांकन, डी निर्माणात्मक मूल्यांकन। इंग्लिश इसकी है इफ राम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंसेप्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड इज continuously performing poorly in the subject, which evaluation test will have to be conducted to know the cause of his difficulties? A placement evaluation, B diagnostic evaluation, C summative evaluation, D formative evaluation। क्या हो जाएगा सही विकल्प? हमारा सीधा सा सवाल है, कठिनाई को पूछा जा रहा है, जहां हमें डिफिकल्टी लेवल का जो क्वेश्चन रहा मूल्यांकन के तहत में, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ इसका निदान करने की बात हो जाएगी, निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक। उसका डायग्नोस्ट कर करके किया जाएगा कि उसको क्या चाहिए। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। देखा जाए सही आंसर, ये रहा हमारा सही आंसर का मिला ऑप्शन बी। वही समेटिव में सब जो बार अंत में किया जाता है, फॉर्मेटिव में जो शुरू किया जाता है और प्लेसमेंट में एक स्थान से दूसरे जगह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभव का अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन 2 है, स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है।
इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इंग्लिश इसकी है स्टेटमेंट 1, टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स encouraging a student to think critically and reflect on their learning experience. Statement 2 है teaching at the memory level involves rote memorization and does not encourage critical thinking. क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? सीधा सा है इसमें आपको कि बोधगम्य स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग पर यह समीक्षात्मक और चिंतन का, यह तो रिफ्लेक्टिव में चिंतन होता है, और स्मरण स्तर पर रट्टा मारा जाता है, यह कथन सही है। और साथ में लगा आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता, तो जब यह रट्टा मारा जाएगा तो चिंतन कहाँ से आएगा? इसलिए ये कथन सही है कि प्रोत्साहित नहीं करता है। देखिए नहीं पर भी ध्यान देना है आपको। तो कथन 2 कहीं ना कहीं हमारा सही है और कथन 1 जो है हमारा गलत है। कथन 1 गलत है, यानी ऑप्शन डी की ओर है। चलिए सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये रहा हमारा सही आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। निर्माणात्मक मूल्यांकन की विविध प्रमुख विशेषताएं क्या है? ए, यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापक को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बी, यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। सी, यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। डी, यह शिक्षार्थियों के समय ग्रेड और प्रमाणन में योगदान करता है। ई, यह शिक्षार्थियों की एक कालावधि में प्राप्त अधिगम का सार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आपको एबीसीडी है, इंग्लिश इसकी है व्हाट आर द वेरियस एलियंट फीचर्स फॉर ऑफ formative evaluation. It provides net feedback to the teachers to use teaching strategy according to the needs of the learners. B, it helps learner to actively and continuously engage in learning. C, it helps in enhancing the learning abilities of the learner. D, it contributes to the overall grading and certificate of the learner. E, it sums up how much a student has learned over a period of time. ABCD में क्या हो जाएगा हमारा? सही विकल्प हमारा क्या आ जाएगा 14 में? तो यह जो विविध विशेषता है क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में कर रहा है। तो शिक्षार्थी की आवश्यकता को रणनीति शिक्षक बनाता है कि उसको कब क्या कैसे सिखाए। तो ये हमारा कहीं ना कहीं सही है। शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत, यही तो है ना आमने सामने में कि बच्चा भी एक्टिव है और टीचर भी एक्टिव है और सतत कंटिन्यूटी के साथ यहाँ किया जा रहा है। ये बी भी हमारा कथन कहीं ना कहीं सही जा रहा है। सी कह रहा है यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने, बिल्कुल जब शिक्षार्थी और शिक्षक साथ में तो यह बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। शिक्षार्थियों के समय ग्रेड और परिणाम ऐसा नहीं है, कालावधि में ऐसा फॉर्मेटिव में कुछ नहीं है। तो ए, बी और सी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कथन 2 है लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। ऑप्शन आपको ABCD दिया गया है और इधर इंग्लिश है इसकी स्टेटमेंट 1 और लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज हर लर्निंग एक्सपीरियंस। स्टेटमेंट 2 जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? तो प्रश्न है कि शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट जो लर्नर है उसकी कल्चरल पृष्ठभूमि का उसके अधिगम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि पड़ता है कि वह किस क्षेत्र से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो यह हमारा कहीं ना कहीं कथन 1 जो है वह गलत है। कथन 2 कह रहा है कि लैंगिकता जेंडर जो है शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। ध्यान दिया जाए, यहाँ नहीं कहा जा रहा है। तो यह सही बात है कि फीमेल हो या मेल हो, यह डिटरमाइन नहीं करता है अचीव करने के लिए। तो यह कहीं ना कहीं कथन हमारा सही है, यानी 2 हमारा सही है। जो ऑप्शन आपको डी की ओर जा रहा है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा आपका सही आंसर का मिलान ऑप्शन डी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।